लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास बगुला के पंख का भाग 43 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। एक जमाना था कि दिल्ली एक उजाड़ सा शहर था। आप यदि लाल किले से चांदनी चौक में एक दौड़ लगाएं और फतेहपुरी पर आकर दम लें तो बस समझिए आपने दिल्ली की परिक्रमा कर ली। बस इतनी ही दिल्ली थी उन दिनों। गदर के बाद जो लाल किले की लाली गई तो दिल्ली की उदासी दिल्ली में छाई ही रही। पर वे दिन भी आए जब नई दिल्ली बसी। जॉर्ज पंचम का दरबार हुआ, दिल्ली को राजधानी बनाया गया। बरसों तक बड़े बड़े यंत्रों से पत्थरों पर खराद की गई। कौंसिल भवन बना, सेक्रेटरिएट बना, वाइसराय का घोंसला बना और धीरे धीरे आज की दिल्ली मीलों में फैल गई। उसे बागों का और पार्कों का शहर कहें कि सड़कों का शहर, महलों का शहर या कि भागदौड़ का शहर। और आज तो वो अंतर्राष्ट्रीय हलचलों का शहर बनता जा रहा है। विभिन्न देशों के नरनारियों के जमाव ने उसमें एक ऐसी सार्वभौमिक आबो हवा को प्रवाहित किया है कि देखते ही बनता है। हौज खास कभी सुल्तान अलाउद्दीन के राजमहलों से जगमग रहता था। अब वे महल खंडहर तथा हौज खास खेतों में परिणत हो चुका है। परंतु अब वहां मनोरम पार्क, प्रशस्त हरे भरे लॉन बना दिए गए हैं। बस्ती भी काफी बढ़ गई है। राजधानी के सैलानी लोगों की पिकनिक का वो एक बहुत ही मनोरम ठिया है। पिकनिक की इस पार्टी में कोई 20-25 स्त्री पुरुष थे। पुरुष कम और स्त्रियां अधिक। पुरुष लगभग सभी तरुण। एक डॉक्टर खन्ना ही प्रौढ़ थे और सब स्त्रियों में सब लड़कियां शारदा की सहेलियां। परंतु एक प्रौढ़ महिला भी थी, डॉक्टर खन्ना की जोड़ तोड़ की मिसेज डेविड। शारदा की वे अध्यापिका रह चुकी थीं। उम्र कोई 40 साल, मोटी और ठिगनी। जात की आयरिश थीं, पर उर्दू बड़े मज़े में बोल लेती थीं। बहुत दिनों से दिल्ली में रहती थीं। इस समय वे बुलाकी दास गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल थीं। उनके पति कोई एक मद्रासी फिरंते थे। उन्हें उन्होंने अपनी चढ़ती जवानी में छोड़ छाड़ दिया था। अब वे सिर्फ उनका नाम ही नाम ग्रहण कर रही थीं। बहुत मज़ेदार औरत थीं। लड़कियां उन्हें खूब बनाती थीं। चेहरा उनका गोल मटोल एक टमाटर के समान था। कभी कभी साड़ी पहनती थीं जो उन पर खूब फबती थी। आज भी वे एक साड़ी में ही आई थीं। प्रसव वेदना से वे जीवन में मुक्त रही थीं। इससे उनके चेहरे पर वात्सल्य भाव के स्थान पर एक परेशान सी कठोर गंभीरता सदैव बनी रहती थी। बहुत ही कम उन्हें हंसते हुए देखा जाता था। औरतों में घूम फिर कर चंदा एकत्र करने में और फैंसी फेयर के जमाव करने में लासानी थी। अपने जीवन में वे भारतीय और पाश्चात्य जीवन का कुछ मिलाजुला सा संस्करण थीं और वे बहुधा इस विषय पर बहस भी किया करती थीं। पर दृष्टिकोण उनका यही रहता था कि सब भारतीय ईसाई हो जाएं और यूरोप की सभ्यता के पुजारी बने। 2-3 लड़कियों ने उन्हें घेर रखा था और वे उन्हें बना रही थीं और खिजा रही थीं। उन्हें बनाने और खिजाने में उन्हें लुत्फ आ रहा था। उमा को अपनी ओर घूरते और मुस्कुराते देखकर उन्होंने कहा, तुम्हारी साड़ी का रंग बड़ा शोक है उमा, और जूते भी तुम्हारे भद्दे हैं। अफसोस है मैडम, इनके पास न दूसरी साड़ी है न जूते, कुमुद ने नकली गंभीरता से कहा। मैंने तुमसे नहीं कहा था कुमुद, बिला वजह तुम्हें बीच में नहीं बोलना चाहिए। एटिकेट सीखो। मुझे अफसोस है मैडम, आप ठीक कहती हैं, लेकिन क्या? उमा एक एमपी की लड़की है जो धनी भी है और इज्जतदार भी, समझी? समझ गई मैडम। मिसेस डेविड ने उमा की ओर नजर उठाकर कहा, तुम क्या कहती हो उमा? जी, उन फूलों की बाबत में कहना चाहती हूं कि कितने सुंदर हैं। मैं जब जब उनकी तरफ देखती हूं ऐसा मालूम होता है वे मुझे हिल हिल कर इशारे से बुला रहे हैं। मिसेस डेविड इस जवाब से जरा नाराज होकर कुछ कहना ही चाह रही थी कि मालती ने आगे बढ़कर कहा, मैडम, ऐसी हालत में इन्हें उन फूलों के बीच में जाकर डांस करना चाहिए। हम लोग तालियां बजाकर इनका अभिनंदन करने पर आमादा हैं। सब लड़कियां खिलखिलाकर हंस पड़ीं। मिसेस डेविड यू नॉटी गर्ल्स कहकर वहां से चल दी। परंतु शारदा की एक बंगाली सहेली ने उन्हें रोक कर कहा, मैडम, मैं आपसे कुछ मशविरा लेना चाहती हूँ अपनी हेल्थ के संबंध में। मैं भद्दी होती जा रही हूं, आप देखती हैं ना। इस बंगाली लड़की का नाम नीलम था। उसे घूर घूर कर देखते हुए मैडम ने कहा, बहुत खराब बात है। तीसरे पहर रोज घूमो और हफ्ते में एक परगेटिव लो। समझती हो ना? रात को सूप और टोस्ट बस। वास्तव में नीलम कोई मोटी लड़की न थी।
उसकी अपेक्षा तो मिसेस डेविड एकदम ढोलक बनी हुई थीं। पर मन की हंसी होठों पर रोक कर नीलम ने कहा, यस मैडम, पर हम बंगाली लोग सरसों का तेल बहुत खाते हैं, ये क्या नुकसानदेह नहीं है? ओह वेरी बैड, सरसों का तेल हाजमा खराब करता है। आप ठीक कहती हैं, लेकिन मैडम मेरा ख्याल है ये कॉम्प्लेक्शन के लिए भी शायद खराब चीज़ है। ओह बहुत खराब, लेकिन रात को जल्दी सोना और सोने के पहले चेहरे पर कोल्ड क्रीम लगाना कभी ना भूलो। मैं हमेशा याद रखूंगी मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। नीलिमा कठिनाई से आती अपनी हंसी रोकती हुई चली गई। इसी समय मालती ने आगे बढ़कर कहा, डायन अपने साज सिंगार में ही अपना भद्दापन दिखाना चाहती। मैडम क्या ये खराब बात नहीं है? कौन बात? जी यही बंगालियों का साड़ी पहनने का ढंग। बाईं तरफ उसमें एक फालतू सी सिकुड़न पैदा हो जाती है, आपने देखा ना मैडम? लेकिन साड़ी पहनने का बंगाली ढंग अच्छा होता है। जी खाक अच्छा होता है। क्यों रजनी, तेरी क्या राय है? अच्छा, तो तुम अब मेरी सलवार पर फप्तियां कसने वाली हो? रजनी ने तिनक कर कहा। अक्खा, तो तुम्हारी सलवार में क्या सुरखाब के पर लगे हैं? लड़ो मत लड़ो मत, कहती हुई मिसेस डेविड और भी गंभीर हो गईं। इसी समय डॉक्टर खन्ना हंसते हुए जुगनू के हाथ में हाथ दिए आए और कहने लगे, आप अच्छी तो हैं मैडम, बाद मुद्दत देखा आपको। तो आपकी बला से डॉक्टर जो ठहरे आप, जिन मरीजों से आपको फीस मिलेगी उन्हीं के मिजाज पर तो आप हथेली लगाएंगे। डॉक्टर को आते देख सब लड़कियां फुर्र हो गईं। डॉक्टर खन्ना ने कहा, माय गॉड, मैं तो आपकी इस कदर नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकता। शुक्र है खुदा का, ये बात तो सुनने को मिली। फिर उन्होंने जुगनू की ओर घूमकर कहा, आप ही शायद। ओह, इनसे परिचय कराना तो मैं भूल ही गया। ये मेरे दोस्त मुंशी जगन प्रसाद हैं, म्यूनिसिपैलिटी के वाइस चेयरमैन। हाँ हाँ, आपकी तो इस वक्त दिल्ली में धूम मची है। इसी सोमवार को तो आप आ रहे हैं हमारे स्कूल के जलसे को रौनक देने। मुझे याद है मैडम। तो डॉक्टर खन्ना आप भी भूल न जाना, शारदा का एक ओरिएंटल डांस होगा, मैं उससे वादा करा चुकी हूं। तो आप तो उसकी पुरानी उस्ताद हैं, आपसे ना ही नहीं कर सकती। बड़ी अच्छी लड़की है, अब इसकी शादी कर डालिए। बस इसी फिक्र में हूं। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास बगुला के पंख का भाग 43, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।